नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजर जो है इस वक्त 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। जैसे जैसे सुझाव और ज्ञापन सौंपने की समय सीमा जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे कर्मचारी संगठनों की मांग भी तेज होती जा रही। इसी कड़ी में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, यानी जिसको कि आप बीपीएमएस के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है जिसमें वेतन स्ट्रक्चर और भत्तों को लेकर बदलाव की जो है वकालत की गई। अब वेतन आयोग के सामने बीपीएमएस ने क्या क्या मांगे रखी हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे बीपीएमएस की डिमांड्स की, इसके बाद चर्चा करेंगे वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा की वार्निंग की, और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत की इकॉनमी में आने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया प्रवीण सर। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी बीपीएमएस ने आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है। एसोसिएशन के जो है आयोग को सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, सालाना बढ़ोतरी और वेतन तय करने के तरीकों में जो है बड़े बदलाव की मांग की। कर्मचारियों की जो है न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से सीधे 72,000 रुपये मंथली करने की डिमांड की गई। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है प्रवीण सर कि मौजूदा समय में महंगाई और लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बनाए रखने की कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों को बेहतर लाइफ देने के लिए सैलरी बढ़ाना जरूरी है। यूनियन ने आंकड़ों के साथ बताया कि देश की जो है प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 1.03 लाख रुपए से जो बढ़कर 2024-25 में करीब 1.92 लाख रुपए हो गई। यानी करीब अगर परसेंटेज वाइज इसमें देखें सर तो 87% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके आधार पर वेतन बढ़ाने की मांग को सही ठहराया जा रहा है। अब चूंकि 8वां वेतन आयोग से मामला जुड़ा हुआ है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले जहाँ तक मैं समझ पा रहा था सर, 7वें वेतन आयोग में 2.57, उसके बाद तमाम मांगें उठने लगी 2.86, उसके बाद बात आई एफएनपीओ की 3.25 की, उसके बाद एनसीजेसीएम साहब जो थे कन्वीनर साहब शिव गोपाल मिश्रा साहब वो करें 3.833। अब तो इसमें भी लगता है कि 0.2% की बढ़ोतरी हो गई। अब कहा जा रहा है कि छोड़िए इतना गणित, 3.833 समझने में दिक्कत हो रही, सीधे 4 दे दीजिए। क्या है खबर, समझाइए। नहीं, ये वाकई विशाल बेहद इस लिहाज से महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली चीज़ भी है कि एक के बाद एक जैसे जैसे अब मेमोरेंडम आ रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड्स आ रही हैं, उसमें पिछली जो डिमांड आती है उससे कहीं अधिक फिटमेंट फैक्टर की और बाकी जो डिमांड्स हैं कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब 4 का फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करना, पिछले सभी जितनी डिमांड आई अब तक और दुनिया भर के जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनकी डिमांड्स पीछे अगर आप 1-1.5 साल 2 साल से देखेंगे तो लगातार इन सब चीज़ों को लेकर डिमांड आ रही है। और अब उसमें सबसे बड़ी अब तक की ये डिमांड आई है। आप याद कीजिए कि कई ब्रोकरेज रिपोर्ट जो शुरुआत में आई उनमें ये कहा गया कि 1.86 के आसपास 1.9 या 2 के नीचे रह सकता है, या 2.25 बहुत हार्ड। हाँ, तो सरकार की स्थिति जो है वो लगभग इसके आसपास है। उसके बाद फिर बड़ी चीज़ें कि नहीं साहब 2.64 के आसपास 6-7 इस तरह की कुछ डिमांड आई। फिर आपका 2.86 की बात आई कि 86 हो जाए तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तकरीबन 3 हो जाएगा। फिर 3.25 की बात आपने बताई। और फिर जब जो कंसोलिडेटेड मेमोरेंडम गया एनसीजेसीएम की तरफ से, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की 2 बैठकें हुई बड़ी, और उसके बाद तमाम लंबी चौड़ी डिमांड्स की जो लिस्ट गई उसमें उन्होंने 3.833 की डिमांड की। और अब उन सब डिमांड्स को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अब तक की जो मांग है वो ये रखी गई है, जहाँ पे कि 4 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। 2 बड़ी चीज़ें और हैं इसमें कि मिनिमम जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाकर 72,000 रुपये किया जाए। जो अभी एनसीजेसीएम की तरफ से गया ज्ञापन उसमें 69,000 रुपये की गई, 18,000 से बढ़ाकर 69,000 की जाए। इन्होंने कहा कि सीधा 4 गुना बढ़ाइए और सीधा 72,000 रुपये कर दीजिए। एक और बात है कि जो मैक्सिमम जो सैलरी है बेसिक सैलरी, उसको वो अभी 2.5 लाख रुपये है, उसको भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की है कि मैक्सिमम जो बेसिक सैलरी होगी वो अभी है 2.5 लाख रुपये। आप समझिए कि कोई सचिव स्तर का जो अधिकतम पे ग्रेड के बैंड में जो अफसर आते हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये अभी बेसिक सैलरी होगी, उसको बढ़ाकर यहाँ सीधे 10 लाख करने की विशाल बात है। तो एक बहुत बड़ा जंप है
अगर ये सरकार अगर इन मांगों को मानकर चलती है जो बीपीएमएस की दी है, तो आप समझिए कि बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। जब 2028 के आसपास जब रिलीज होगा पैसा, तो एक एक सरकारी कर्मचारी को मिनिमम, मुझे लगता है कि फिर जो मिनिमम आएगा वो 9-10 लाख रुपए तो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा मिनिमम। अधिकतम वालों को कहो 40 लाख 50 लाख, मतलब अगर कैलकुलेशन किए जाएंगे तो बहुत लंबे चौड़े सम इतना तो सर भर जिंदगी नौकरी करते थे तब 40-50 लाख रुपए रिटायरमेंट के समय मिलता था। बिल्कुल। तो अब जो डिमांड्स आई हैं वो उस हिसाब से तो लगता है कि कर्मचारियों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अधिकतम जो सरकार से बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं इस बार वो लेने हैं। लेकिन प्रवीण सर, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उस पर जो है हम आपसे और विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 1 लाख के आसपास थी, वो जो है 24-25 में बढ़कर 1,92,000, मान लीजिए कि 2 लाख के आसपास हो गई। 89% के आसपास का जंप है। ये तर्क देना तर्कसंगत है या नहीं? नहीं, तर्कसंगत तो है बात। ये बात तो जायज़ है कि साहब प्रति व्यक्ति आय जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा, वो बढ़ी है। लेकिन आप उसमें ये देखिए कि ये एक इवन आइडिया नहीं है लोगों की कमाई का। क्या ये एक इवन आइडिया है या अनइवन आइडिया है कि साहब आपकी सैलरी, आप कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी या जिनकी कमाई जो है साल की वो 2 लाख रुपए है। तो ये आंकड़ा दरअसल इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि गलत है। आंकड़ा ठीक है, डिमांड भी उस हिसाब से अगर की जा रही है तो तर्क के तौर पर ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक इवन फॉर्म में रखना थोड़ा सा मुश्किल है। जी सर, फैमिली यूनिट को लेकर भी जो है चर्चाएं जो है वो तेज़ हैं। कहा जा रहा है कि जो 3 जो है 7वें वेतन आयोग में जो है 3 यूनिट जो है वो परिवार को माना गया था, अब उसको कहा जा रहा है कि इसको 5 किया जाए। अब उसकी जो नई संरचना है वो भी बहुत ही आसान भाषा में मैं अपने व्यूअर्स को समझाता हूँ। कर्मचारी को 1 यूनिट बताया गया, जीवन साथी यानी जो वाइफ है उसको 1, 2 बच्चों को जो है जो 1.5, और माता पिता को जो है इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको भी अगर 1.5 कर दिया जाए तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 5 के आसपास आ सकता है। ये फैक्टर को अगर आपसे समझना नहीं, ये देखिए, ये डिमांड जितनी आपकी डिमांड्स आई हैं पीछे से, जितने अलग अलग, हाँ, ये डिमांड सबकी एक बार रही है कि साहब 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। एक और जो डिमांड है एनुअल इंक्रीमेंट की, वो भी 3% सालाना से बढ़ाकर 6% की मांग, जो अभी एनसीजेसीएम की तरफ से गया था ज्ञापन, उसमें भी 3 से 6% करने की बात की गई, वो यहाँ पे भी की गई है। लेकिन इसमें भी एक बात निकल के आती, जब 3% से 6% का सालाना इंक्रीमेंट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, तो उसके बाद फिर इतने बड़े जो पे पैकेजेस को देना, इतने बड़े इंक्रीमेंट को करना कितना तर्कसंगत होगा विचार, ये भी एक सवाल पैदा करता है। 6% तो इंक्रीमेंट ये हो गया सर, सालाना जो है 2 बार। प्राइवेट सेक्टर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको साल का 6% का या 5% का इंक्रीमेंट मिलता है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि अनसर्टेनिटी तो है ही जॉब में, उसके साथ कई बार 0% का है, कई बार 2%, 3% के इंक्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ जो एक सवाल जो 18 क्वेश्चनर पूछे गए थे, जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि आखिर सरकारी नौकरी के मुकाबले प्राइवेट नौकरी की तुलना किस तरह से की जा सकती है पे पैकेजेस के संदर्भ में, तो ये सवाल फिर यहाँ बहुत मौजूद हो जाता है। चलिए, अब पे लेवल्स को भी जो है वो मर्ज करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे जो है प्रमोशन करना आसान हो जाएगा, पे गैप कम हो सकता है, स्ट्रक्चर जो है पे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा जो है सरल हो सकता है। सर, इस बात को भी अगर कुछ आपसे समझना चाहें, पे लेवल जो मर्जर, हाँ, इस देखिए पे लेवल के जो मर्जर की बात है, जिसमें 2 और 3 को मिलाकर 3 में मर्ज करने की बात है, 4 और 5 को मिलाकर 5 में मर्ज करने की, इस तरह के अलग अलग जो पे जो ब्रैकेट्स हैं उनको मर्ज करने की बात, ये भी तमाम कर्मचारी संगठन उठा चुके हैं। ये उसी तर्ज पर डिमांड है वैसा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक बहस जो है सिर्फ ग्रोथ या जीडीपी की नहीं, बल्कि गरीबी, नौकरियों और गरीबी जो है उनके युवाओं के भविष्य को लेकर। ऐसे समय में वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा ने एक बेहद साफ और सच्ची बात कही। कहा कि अगर गरीबी खत्म ही करनी है तो लोगों को सिर्फ मदद नहीं बल्कि मौके देने होंगे, और वो मौका है नौकरी। देखिए, ब्रोकरेज फर्म के जो सीईओ है निखिल कामत के साथ जब उनकी बातचीत हुई सर, तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, बल्कि उम्मीद, आत्मविश्वास और अवसर से आगे बढ़ती।
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एआई का असर, टूरिज्म की ताकत और आने वाले समय में करोड़ों नौकरियों की चुनौती, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने जो है खुलकर अपनी राय रखी। तो प्रवीण सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बड़ा सवाल तो यही है सर कि क्या भारत इस मौके को पकड़ पाएगा या आने वाले सालों में जो है नौकरियों का संकट एक बड़ा जो है चैलेंज जो है भारत के सामने आता हुआ दिखेगा? नहीं, नौकरियों का संकट भारत के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण संकट है, बहुत बड़ा संकट है। बार बार हम अपने लगातार मनी सेंटर में तमाम जो कार्यक्रम करते हैं, बार बार इस बात की तरफ इंगित करते हैं, चाहे एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात हो या जॉब सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी किस तरह से बच्चे जो युवा हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी किस तरह से है उसकी बात हो। और इसी चीज़ को जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, वो भी बहुत एम्फेसिस दे के उन्होंने इस बात को कहा है कि साहब, अगर आपको गरीबी ख़त्म करनी है, और गरीबी ख़त्म करने का नारा भारत में अगर आपको याद होगा तो 1971 से लग रहा है, इंदिरा गांधी के समय से लग रहा है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लगातार इसी नारे को देती आई कि साहब गरीबी मिटाओ और देश को आगे बढ़ाओ। तो वो लेकिन तकरीबन उसको कभी ख़त्म किया नहीं जा सका। भारत में पॉवर्टी एलिवेशन हो नहीं पाया पूरी तरह से। खैर, अब जो बड़ा संकट है वो इस बात का है कि अगले 15, जो अजय बंगा साहब कह रहे हैं उसके बाद आगे की चीज़ों पे बात करेंगे। उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगले 15 साल में जो विकासशील देश हैं या इमर्जिंग इकोनॉमी है, भारत के आसपास की इकोनॉमीज़ हैं, उनमें 120 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो युवा होंगे, 18 साल या उससे ज़्यादा के होंगे, या जॉब सेक्टर में या काम करने लायक वर्कफोर्स होगी। लेकिन जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं इस तरह की उभरती हुई, वो सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां ही दे पाने की हैसियत में होंगी। माने 80 करोड़ का गैप है। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी, और जब नौकरियां नहीं होंगी और इतनी बड़ी तादाद में युवा जब खाली होंगे, बेकार होंगे, तो फिर इन देशों में अनार्की, हिंसा, अव्यवस्था, इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी। सर, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में ही इस बात को समझने की कोशिश की थी सर, कि जितना ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, जितना ज़्यादा आपके पास डिग्री है, उतना ही आप बेरोजगार हैं। जो लोग कम पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगारी की दर 3% है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी बेरोजगारी का दर 40%। तो सर, ये तो सही बात ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अजय बंगा साहब जो बात कह रहे हैं कि अब अर्थव्यवस्थाओं का संकट इस बात का नहीं है कि वो ग्रोथ कैसे हासिल करें। अर्थव्यवस्थाओं का संकट इस बात का है कि साहब, और ये संकट सिर्फ भारत का नहीं है, ये देश दुनिया की कुछ विकसित इकोनॉमीज का भी है। अमेरिका के सामने भी संकट इस बात का। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो बार बार इस बात को कहते हैं, साहब भारतीय हमारी नौकरी खा गई, चीनी हमारी नौकरी खा गए, हमारे यहाँ नौकरियाँ कैसे पैदा हों, देश में नौकरियां पैदा करें कंपनियां। कल तो उन्होंने बड़ा गंदा स्टेटमेंट दिया सर, कि यहाँ एक बच्चा पैदा लेता है और वो फिर जो है नरक में चला जाता है, वहां से अपने पूरे परिवार को उठाकर अमेरिका में ले आता है। नरक से तुलना कर रहे हैं वो भारत को, चीन को और डेवलपिंग कंट्रीज को। हाँ, तो ये वही स्थिति है, और इसके पीछे जड़ या बुनियाद जो है वो पूरी की पूरी नौकरियों से जुड़ी हुई है कि आखिर अमेरिका अपने नागरिकों को नौकरियां कैसे दे। भारत के सामने भी यही संकट है कि भारत में जो, और हम लोगों ने कल परसों इस बात की जिक्र किया था कि तकरीबन 37 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपका 29 साल से कम उम्र के हैं, 15 साल से लेकर 29 साल के डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्राइटेरिया में आते हैं। तो 37 करोड़ की आबादी अभी भारत के पास ऐसी है जिसको नौकरी की ज़रूरत है। वो नौकरियां मिलेंगी कहाँ से? और इकोनॉमीज़ का इसीलिए सबसे बड़ी जो माथे पर परेशानी है सरकारों के, वो इस बात की है कि साहब ग्रोथ तो हासिल हो जाएगी, लेकिन क्या वो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ होगी विशाल? ये सबसे बड़ा संकट है कि इकोनॉमी आगे बढ़े लेकिन उसमें पर्याप्त नौकरियां भी पैदा हों। और यही वो जो जॉब की रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि भारत में जो युवा हैं या जो इकोनॉमी है, वो इतनी बड़ी तादाद में जो ग्रेजुएट हैं उनको एब्जॉर्ब करने वाली भारत की इकोनॉमी नहीं है कि उनको एब्जॉर्ब कर सके या उनको नौकरियां दे सके विशाल। नहीं, तो इसी बात को क्या हम जोड़ें सर? सौरभ मुखर्जी साहब मार्शल्स कैपिटल के बेचारे, वो भी तो यही कहते रहते हैं कि ग्रोथ की आप बात करते रहते हैं, ये ग्रोथ लेकिन खोखला है, इसमें तो जॉब ही नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं है। इस बात का न केवल सौरभ मुखर्जी बल्कि तमाम दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात की तरफ बार बार इशारा करते हैं कि आपकी जॉब
7.6% हो या 7% के आसपास हो। पिछले अगर आप 3 साल की जॉब को की ग्रोथ रेट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो भारत ने 7% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ हासिल की है। लेकिन नौकरियां क्या ये ग्रोथ पैदा कर रही? दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ वाला देश भारत है, लेकिन क्या उसी रफ्तार से देश में नौकरियां बढ़ रही हैं? सरकार ने ये कहा कि साहब हम हर साल जो है बड़े पैमाने पर नौकरियां देंगे, करोड़ों नौकरियां निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नौकरियां उस पैमाने पर पैदा इकोनॉमी में हो नहीं रही दरअसल। जी सर, लेकिन इनके कन्वर्सेशन में एक और बड़ी रोचक बात सामने आई, अमीरी और गरीबी के बीच का गैप। उस पर भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। कह रहे हैं कि अमीर से पैसा छीनकर गरीब को देना ये सही हल नहीं है। सही तरीका है पूरी अर्थव्यवस्था को अपलिफ्ट करना, यानी ऊपर उठाना। सरकार का काम नियम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन नौकरी बनाना प्राइवेट सेक्टर और MSMEs का काम है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, इसमें अब 2-3 बातें आ जाती हैं विशाल। सरकार का काम पॉलिसी बनाना है, सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, सरकार का काम नौकरियां अपने लेवल पर, सरकार का काम नहीं है कि सरकारी नौकरियां सरकार दे। भारत की एक समस्या इस बात की भी है कि करोड़ों लोग जो या युवा हैं, उनकी नज़र सरकार के ऊपर रहती कि सरकार नौकरियां निकाले, सरकार भर्तियां निकाले और सरकार इस पूरी आबादी को एब्जॉर्ब करे। जो किसी दुनिया के किसी मुल्क के लिए, और भारत जैसे 140-45 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए तो ये कतई मुमकिन नहीं है कि वो सरकारी नौकरियों के बूते देश की इकोनॉमी को या देश की युवा आबादी को कंजम जो है वो एब्जॉर्ब वहाँ पे किया जाए। तो नौकरियाँ देगा कौन? नौकरियाँ देगा प्राइवेट सेक्टर, ख़ास तौर पर मिड जो एंटरप्राइजेज़ हैं या उससे ऊपर के एंटरप्राइजेज़ हैं, वहाँ पे दरअसल बड़े पैमाने पर नौकरियाँ जनरेट होंगी, लेकिन उनके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि साहब अमीरों का पैसा छीन कर आप गरीबों में नहीं बांट सकते। अब देखिए, अगर आप नौकरियाँ पैदा नहीं कर पा रहे, ये वही हालत है ना जिसकी वजह से गरीबी है और जिसकी वजह से 80 करोड़ लोगों को इस देश को फ्री में राशन देना पड़ रहा है विशाल, क्योंकि लोगों के पास कमाई के साधन उस पैमाने पर मौजूद नहीं है जहाँ से उनका घर चलाया जा सके। तो सरकार के ऊपर दरअसल फिर बर्डन हो जाता है एक बड़ी आबादी को खिलाने का। नहीं, और उसके लिए एक रिपोर्ट भी आई थी बॉस, उन्होंने खुला पत्र लिख दिया नरेंद्र मोदी साहब को। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप बहुत सब्सिडीज पे खर्च कर रहे हैं, 2 से 3 लाख करोड़ तो आपका जा रहा है फूड सब्सिडी पर। इसको बहुत जल्द आप खत्म करिए और करे जो है रिफॉर्म्स कीजिए। तो वहाँ तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ये बात जो है लिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। नहीं बिल्कुल, ये बात जाहिर तौर पर ये जो पैसा आप फूड सब्सिडी पे दे रहे हैं या जो पैसा आप फ्री राशन स्कीम, जाहिर तौर पर जरूरी है। ये जो कोविड के वक्त 6 साल हो गए, हाँ, कोविड के वक्त शुरू किया गया था, डिसकंटिन्यू करना होगा। नहीं तो, लेकिन उसमें ये भी देखना होगा कि देखिए उसमें सरकार के सामने ऑप्शन इस बात का होना चाहिए कि अब जो बिल्कुल टारगेटेड तबका है, जो बिल्कुल ऐसा विपन्न है जो जिसके पास कतई कमाई के साधन नहीं। देखिए एक बात और समझिए विशाल, कि पिछले 5-6 साल से भले सरकार इस स्कीम को चला रही है और ये लगता है कि सरकार का बहुत पैसा खर्च हो रहा, लेकिन इसी पैसे ने और इसी राशन ने इन तमाम 80 करोड़ लोगों को इस बात का के लिए एम्पावर किया है कि वो अपना घर चला पा रहे हैं या आगे की नौकरी ढूंढ सकते हैं या कम कमाई में अपना घर चला सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि खाने पीने के झंझट से वो दूर हो गए और दूसरी जगह पर फोकस एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कोई आदमी दिन में 100 रुपये कमा पा रहा है, तो अगर उसको सरकारी राशन की मदद न होती तो क्या वो 100 रुपये में अपना पूरा घर चला पाता? या बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको साल का 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि से मिल रहा है और उसके साथ आपको सरकार का फ्री राशन मिल रहा है। तो आपके पास कम से कम इस बात का संकट नहीं है कि मेरा परिवार शाम को भूखा तो नहीं सोएगा। तो सरकार की स्कीम जरूरी है, लेकिन एम्पावरमेंट दरअसल इस तरह का होना चाहिए जहाँ पे कि लोगों के पास रोजगार के मौके पैदा हो। चलिए, इस रिपोर्ट में एक और बड़ी अच्छी बात है सर, टूरिज्म की ताकत को पहचानने की बात कही गई है। कहा गया कि भारत के पास सब कुछ है, आप देखिए ना, पहाड़ है, समुद्र है, संस्कृति है, अच्छा खाना है, लेकिन फिर भी बहुत कम जो है विदेशी पर्यटक जो है वो आते हैं। और यही सही काम अगर किया जाए तो टूरिज्म जो है बड़ा गेम चेंजर, भारत की ताकत साबित हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते भी कई बार देखे, जगह तक मुझे याद है, अगर गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, वो कह रहे थे कि बाहर क्यों जाते हो शादी करने, वेड इन इंडिया, यही शादी करो। विदेशियों को भी यहाँ बुलाने की बात कही गई, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई, यहाँ की सभ्यता संस्कृति आप देखिए, एलोरा क्लेव्स को देखिए सर, महाराष्ट्र में, सब जगह तो हम लोग बहुत संपन्न है। तो इन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है या नहीं?
नहीं, बिल्कुल है। और इस सेक्टर में काम जैसे बहुत सारे बाकी सेक्टरों में काम नहीं किया गया, उसी तरह से देश के टूरिज्म को भी डेवलप करने का काम विशाल, मैं मानता हूँ कम से कम 50-60 साल में हुआ नहीं जी। और आप इसकी तस्दीक कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो ऐसी जगहों पर जाकर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आप किसी भी देश के टूरिज्म सेंटर पे चले जाइए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, वहाँ की गलियों को देख लीजिए, वहाँ की गंदगी को देख लीजिए। आप मथुरा ही चले जाइए नियर बाय में अगर, या किसी भी दूसरे, अब तो बहुत सरकार ने बदल दिया, कॉरिडोर बनाए गए जगह जगह। आप चाहे बनारस में देख लीजिए, चाहे मथुरा में देख लीजिए, या दूसरी जगहों पे देख लीजिए। पिछले 10-12 साल में टूरिज्म को संवारने का और बेहतर बनाने का या इकोसिस्टम डेवलप करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी। भारत दुनिया के उन चुनिंदा जगहों में आता है, देशों में। जो बात अजय बंगा साहब कह रहे हैं, ये बात मैं भी बहुत वक्त से कहता हूँ। भारत दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है, इकलौता मुल्क है, जहाँ पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक सब एक ही देश में एक ही जगह मौजूद हैं। जहाँ आप सर्दियों में गर्मी की वाली जगह जा सकते हो, गर्मियों में ठंडक वाली जगह पे जा सकते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पे इस तरह का फ़ायदा आप, वर्षा भी है, मॉनसून भी है, आपको जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ आपको किसी एक देश में, बीचेस भी है, वो भारत है। तो लेकिन हमने उस धरोहर को दरअसल सही से संरक्षित नहीं किया और उसके साथ साथ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया विशाल जी। सर, अंतिम एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एआई को लेकर कहा गया खतरा या मौका, कहा गया कि विकसित देशों में एआई नौकरी छीन सकता है, लेकिन भारत के लिए जो कहा गया कि स्मॉल एआई जो है एक बड़ा मौका है, अगर सही स्किल्स मिले तो एआई नौकरी छीनने के बजाय जो है नौकरियां जो है बढ़ा भी सकता है। तो जो हम एक सवाल आपसे, मौजूद सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जिस सिलिकॉन वैली को डेवलप करने के लिए यहाँ के ब्रेन्स जाते हैं वहाँ, और वहाँ जो है नरक वाली गाली सुन के आते हैं ट्रम्प साहब से, क्यों ना यहीं पर वो सब सिस्टम बन जाए? क्यों हम दूसरे देश में जाने गाली सुनने? क्योंकि भारत में इकोसिस्टम नहीं था। लोग भारत से बाहर क्यों गए और लोग भारत से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? ये दो बड़े सवाल। ये सवाल दो ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भारत में पॉलिसीज़, भारत में अब तो मैं फिर कहूँगा कि पिछले 10-12 सालों में चीज़ों में बहुत बदलाव आया। अजय बंगा साहब भी कहते हैं 20-25 साल में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीज़ें बहुत बदली हैं। लेकिन आपका जीवन जीने में जो सहूलियत होनी चाहिए, ईज़ ऑफ लिविंग योर लाइफ जो है, आपके परिवार की सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपके अर्निंग के साधन कैसे हैं? क्या आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जो हमको देख रहा है वो ये इस बात का आकलन कर सकता है कि क्या वो ये चाहता है कि उसे किसी सरकारी दफ्तर का कभी भी चक्कर लगाना पड़े? और कभी किसी सरकारी दफ्तर में अगर आपका काम है तो वहाँ एक्सपीरियंस क्या है? तो सरकारों ने दरअसल इस मुल्क के लोगों को फेल किया है, मैं ये मानता हूँ, और इसी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि एक बार कम से कम आप विदेश जाइए, वहाँ देखिए अर्निंग के मौके कैसे, जीवन स्तर कैसा है। तो ये बात भी, चूंकि ये बहस भी बहुत ही विशाल लंबी है, इसमें लंबी चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अमीरी की रफ्तार अब सिर्फ बढ़ नहीं रही है बल्कि एक नई ऊंचाई छू रही है। सोचिए, हर दिन नए करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं, शहरों की तस्वीर बदल रही है, और मुंबई से लेकर हैदराबाद, चेन्नई तक दौलत का जो है फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। नाइट फ्रैंक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है प्रवीण सर कि भारत अब दुनिया के सबसे तेजी से उभरते वेल्थ हब के रूप में जो है अपने आप को बदल रहा है, जहां स्टार्टअप्स, शेयर बाजार और डिजिटल रिवॉल्यूशन मिलकर एक नई अमीर वर्ग को जो है वो तैयार कर रहा है। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत जो है अमीरों का अगला वैश्विक यानी ग्लोबल केंद्र बनता जा रहा है, और अगर इसी बनता भी जा रहा है तो सर इसी के साथ एक 2-3 सवाल और भी हैं जो मैं कटाक्ष के रूप में आपसे पूछूंगा। पहले ओपनिंग रिमार्क दीजिए इस पर। नहीं, ये देखिए, अभी जो हम बहस कर रहे थे या जो विषय पर चर्चा कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ ये मसला भी है, और जो देश की के शेप इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की तरफ भी बताता है। भारत में 27% जो है ये जो अल्ट्रा HNI हैं, इनकी ग्रोथ हुई है और 19,877 पर ये आबादी पहुंच गई है 2026 में।
और 2031 में ये 27% बढ़कर, माफ़ कीजिएगा, 25,000 के पार निकल जाएगी। आपसे सर माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, दो सवाल आप पहले बताइए, के शेप रिकवरी क्या होती है, और अल्ट्रा रिच जो लोग हैं बताएं उसका परिभाषा क्या है? के शेप रिकवरी नहीं, के शेप इकोनॉमी का स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे गरीब है वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, अल्ट्रा जो रिच है वो HNI में आ जा रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में, और जो HNI है वो अल्ट्रा HNI हो रहे हैं। जो गरीब है वो धीरे से और गरीब हो रहा है, या उनके लिए कमाई के साधन उतने आसान नहीं हैं जी। और 2021 से 2026 तक का अगर आप पीरियड देखेंगे, इन्हीं अल्ट्रा HNI या बेहद अमीर या जिनकी जो नेटवर्थ है वो $30 मिलियन से ज़्यादा की है। भारतीय रुपए में इसको कन्वर्ट करें सर तो भारतीय रुपए में अगर इसको कन्वर्ट, हाँ, 250 करोड़। तो ऐसे जो अमीर हैं उनकी ग्रोथ जो है वो 63% से ज़्यादा रही है। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा रहा होगा जहाँ जो अल्ट्रा HNI है, जो बेहद अमीर लोग हैं, उनकी बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज रही है विशाल। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जो ये बताता है कि देश में अमीरी किस तरह से फैल रही है और बाकी का एक तबका जो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा है वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है। अगर जो भी व्यूअर हमारा ये शो देख रहे होंगे सर, तो वो तो हमसे तपाक से एक सवाल पूछेंगे कि विशाल जी, जो रिपोर्ट्स आती थी कि 1% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर होल्डिंग 73% ऑफ एसेट्स, ओवरऑल एसेट, तो कहाँ ये खाई कम होती हुई नजर आ रही है सर? दिन प्रतिदिन अमीर, आप कह रहे हैं 250 करोड़ कमाने वाले लोगों की तादाद 19,000 से बढ़कर 25,000 होते जा रही है, और यहाँ आप मतलब समझिए गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो लोग जहाँ नौकरियाँ मिल रही थी वो नौकरी छोड़कर चुपचाप जो है ट्रेन पकड़कर कुत्ते की भीड़ जैसे सर बैठ के, बकरियों की भीड़ जैसे बैठ के वो लोग जो है घर के वापस जा रहे हैं। कितना चिढ़ता हुआ महसूस करेंगी वो आबादी? नहीं, ये बात जाहिर तौर पर सही है, और ये देखिए, यही वो बात है जो आर्थिक असमानता की जो बात बार बार आती है उसकी तरफ संकेत करती है। हालांकि काम भी बहुत सारा हुआ है, अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखेंगे, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ क्योंकि वाकई में अगर आप देखेंगे एक स्टैग्नेंट पीरियड हमने देखा विशाल, जहाँ पॉलिसी पैरालिसिस देखा। हाँ, जहाँ चीज़ें पूरी तरह से लोगों की ज़िंदगी में जो नाउम्मीदी एक तरह से दिखाई देती थी कि साहब, लेकिन वहाँ से हालात बदले हैं, चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जो है, अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखेंगे, पूरे फेज को देखेंगे, तो ऐसा लगता है कारोबार चल सकते हैं, लोग पैसा कमा सकते हैं, स्टार्टअप लग रहे हैं। लेकिन अभी भी पॉलिसी के लेवल पर अभी भी लोगों की बेहतर ज़िंदगी की व्यवस्था करने में बहुत लंबा सफ़र करना है। भारत की एक बड़ी मुश्किल जो है, बहुत सारे लोग हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी मुश्किल या मुसीबत इस बात की भी है कि हमने देश की आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। हम 145 करोड़ पे पहुंच गए और इस बात को लेके उस तरह के प्रयास नहीं किए गए जिस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए थे। अगर आबादी का साइज छोटा होता तो देश बहुत बड़ा था, लोगों के पास संभवतः कमाई के बहुत ज़्यादा मौके यहाँ पे होते, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत शायद न पड़ती, क्योंकि इकोनॉमी, बिल्कुल, इकोनॉमी इतने लोगों के लिए शायद नौकरियां पैदा करने वाली स्थिति में होती। अब एक नौकरी है, उसके लिए उम्मीदवार 100 हैं, तो हालात इस तरह के विषम है और इसीलिए लोग बाहर गए। और उसी से एक और जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि US, लंदन, सिंगापुर और दुबई, इन दुनिया के जो महत्वपूर्ण जो इलाके हैं, ठिकाने हैं लोगों के, जहां भारतीय बड़ी तादाद में है, वहां पर भारतीय इन जगहों पर जो सबसे अमीर तबका है, उसमें जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उसमें पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं, टॉप 3 स्लॉट्स में। अमेरिका में सबसे बड़ी आबादी है विदेशी मूल के लोगों की, जो अल्ट्रा HNI है वो भारतीय हैं, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी में भी योगदान है और अल्ट्रा HNI वहाँ पे बने। इसी तरह लंदन हो या सिंगापुर या दुबई। जी, अब प्रवीण सर, चूँकि अब आप समझना चाहेंगे, ठीक है 19,000 से बढ़ते हुए संख्या 25,000 हो जाएगी, लेकिन ये बढ़त क्यों आ रही है, ये भी समझना बड़ा मौजूद सवाल है। क्या स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है, नए बिजनेस आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स, IPO से नए जो लोग हैं जो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, या कोई और वजह है बॉस? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बहुत बड़ा जो तबका है वो जाहिर तौर पर कारोबारियों का तबका है, जिन्होंने अपने बिजनेसेस लगाए और उसको एक बड़े जो है मकाम तक
पहुंचाने में सफलता हासिल की। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनका तबका यहाँ पर ये है। दूसरा सर, शेयर बाजार में निवेश को लेकर भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी अच्छा इन लोगों को पैसा मिल रहा है, इस वजह से भी वो जो है बढ़ते हुए। और इसके अलावा डिजिटल इंडिया, फिनटेक, ई कॉमर्स और टेक कंपनियों में भी जो है तेजी से पैसा बना है, इस वजह से भी लोगों के पास जो है सुख समृद्धि और जो है लक्ष्मी जी विराजमान है। और पारिवारिक जो बिजनेस है उसका भी विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है, इस वजह से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स और जो है ग्लोबली जो है लोग जो है एनरिच्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए प्रवीण सर, आपको विराम देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।